हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, इफ़ यू आर अलाउड टू लिव फॉर ओनली वन डे योर लाइफ इज़ लेफ्ट। तो ये लाइफ आप कैसे जीना चाहेंगे? इन माई ओपिनियन, इफ़ यू हैव ओनली वन डे टू लिव, यू मस्ट लिव लाइक अ लायन। एकदम निर्भय हो, अपनी जीत को निश्चित करिए। निर्भयता के साथ जीना है। निर्भयता के साथ जीने के लिए यानी बिना डर के यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको खूब सारा मेहनत करना होगा दोस्तों। और इसी मेहनत की श्रृंखला में हम लोग खूब सारा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हमारा इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग इन्फ्लेशन पार्ट 1 करेंगे। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। और इकॉनमी में समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो वी विल कवर द एमसीक्यूज ऑफ इन्फ्लेशन इन 2 पार्ट्स। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो मेरे शेयर हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंत में आपका जो भी फीडबैक है आपको कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही एमसीक्यू के वीडियोज आएँ सबसे पहले आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इन्फ्लेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन्फ्लेशन का देखिए सीधा अर्थ क्या होता है महंगाई, ठीक है। कई टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इन्फ्लेशन का लेकिन सिंपल मीनिंग क्या है? महंगाई। यानी पहले आप 10 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद सकते थे इतनी चीज़ें खरीद सकते थे, तो अब 10 रुपये में आप सिर्फ इतनी चीज़ें खरीद पाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ऑल राइट, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बेनिफिट्स द क्रेडिटर्स। देखिए, क्रेडिटर ने लोन दे रखा है, लोन दिया है, लोन पर चार्ज कर रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपये लोन दे रखे हैं और लोन पर इंटरेस्ट ले रहा है ये 8%, ठीक है। 8% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। और इन्फ्लेशन है 10%, इन्फ्लेशन 10% है। तो ये सोचिए कि इसको एक साल के बाद 100 रुपये के बदले कितने रुपए मिलेंगे? 108 रुपये मिलेंगे, 108 रुपये मिलेंगे। लेकिन एक साल के बाद 100 रुपये का वैल्यू क्या बचेगा? सिर्फ 90 रुपये बचेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% वैल्यू को खा जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन का बेनिफिट किसको हो रहा है? इन्फ्लेशन का बेनिफिट हो रहा है लोन लेने वाले को, ना कि लोन देने वाले को। लोन देने वाले को तभी फायदा होगा जबकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्फ्लेशन रेट कम हो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन द इकोनॉमी बेनिफिट्स द क्रेडिटर्स, नहीं, बेनिफिट द डेप्टर्स, बेनिफिट द डेटर्स। और इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, ये नाम आप याद कर लेंगे। इसको कहते हैं, जो डेटर यानी लोन लेने वाले को इन्फ्लेशन से जो फायदा होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द बेनिफिट टू द डेटर ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन ले सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सच एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन हेल्प अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक बात तो है कि जब भी इन्फ्लेशन हाई रहता है बहुत सारे सेक्टर्स जो है अच्छा पे आउट नहीं करते हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर रहता है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा पे आउट करता है, ठीक है। तो रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन के दौरान भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस आपके अधिक रहते हैं इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। थर्ड देखिए, वेरी लो इन्फ्लेशन कैन लीड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो ना तो बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन होना चाहिए बीच के रेंज में, जिसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे बहुत कम नहीं होना चाहिए, इससे बहुत हाई नहीं होना चाहिए। बहुत कम इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कि लोग खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी मार्केट में डिमांड कम है, मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगा, यानी कंपनी जो है कम प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा? जीडीपी नीचे जाएगा,
ठीक है। तो वेरी लो इन्फ्लेशन क्या होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपका बढ़ते रहता है, घटते रहता है। 5 साल तो छोड़ दीजिए, एक साल में ही कितनी बार रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, अ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन लीड्स टू डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी। देखिए, जीडीपी अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, अगर ग्रोथ रेट कम हो जाए, ग्रोथ रेट कम होते जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है, माइनस ग्रोथ रेट हो जाए फॉर 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स यानी आपका 3 महीने का, यानी 6 महीने तक अगर आपका जीडीपी निगेटिव में ग्रो करे तो उसको बोलेंगे रिसेशन। उसको क्या बोलेंगे, रिसेशन। अब यही रिसेशन अगर 3 साल 4 साल तक रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। रिसेशन जनरली क्या होता है कि सारे सेक्टर्स को हिट नहीं करता है, सारे सेक्टर्स कंप्लीट इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन कैन फाइनेंसिंग इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। लेंगे आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। रेवेन्यू रेज करती है, इट रेजेज 100 रुपीज़ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप से खर्च कर सकती है। 90 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है, और 10 रुपये सेव कर लिया, तो इसको बोलेंगे सरप्लस फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर जो है आपका 100 रुपये का 100 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, इसका कुछ पर्टिकुलर नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है, और 100 रुपये लेकिन इसके पास रेज हो कर पा रहा है और 110 रुपये खर्च कर रहा है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफिसिट फाइनेंसिंग। यानी रेज तो 100 ही रुपये कर रहा है लेकिन खर्च 110 रुपये कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफिसिट फाइनेंसिंग। जब डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा दोस्तों, तो क्या होगा कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्लस कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो देर विल बी मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी का सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, आप रेज कर सकते हैं 100 ही रुपये और आप खर्च कर रहे हैं 110 रुपये, 120 रुपये, तो आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन उससे आएगा ही। लेकिन इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही नहीं है, इसीलिए लगभग सारी कंट्रीज, कोई भी कंट्री सरप्लस फाइनेंसिंग नहीं करती। ऑल द कंट्रीज गो फॉर डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब अपने कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा खर्च करती है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये चीज़ पिन पॉइंट करना होता है कि अपने कैपेसिटी से कितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग दैट देर इज एन एक्ट इन इंडिया कॉल्ड FRBM एक्ट, अबाउट विच वी विल स्टडी लेटर, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग इज इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। देखिए, बहुत ही धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार प्यार से समझते हुए चलेंगे। पॉलिटी में मैं आपको चीज़ें बोलता था कि कुछ चीज़ें आपको एकदम रिकॉल करनी है। इकोनॉमी में सिर्फ रिकॉल करने से नहीं काम चलेगा, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, आइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए, continued deflation is a sign of strong economy. first of all, what is deflation? Deflation is opposite of inflation. inflation में प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन में प्राइस राइज होता है, डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज होता है। आप सोचिए कि अगर सारी कंपनीज जो भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इतना गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और इतना गुड्स का डिमांड भी है, ठीक है, इतना गुड्स का डिमांड भी है या फिर डिमांड इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में होगा इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर का सेंटीमेंट हाई है। लेकिन जब कंपनी जितना प्रोड्यूस कर रही है, इतना प्रोड्यूस करे, लेकिन लोग सिर्फ इतना ही डिमांड कर रहे हैं, यानी इतना प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि
डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है, प्राइस क्या होगा, घटेगा, कंज्यूमर सेंटीमेंट लो है, कंपनीज क्या करेंगे, फिर कम प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, फिर लोगों का को अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, एंड ये चीज़ें जो है इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगी, समझ रहे बात को। तो कंटिन्यूड डिफ्लेशन इज नॉट ए साइन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। कंटिन्यूड डिफ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, लोग सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं, ये वीक इकोनॉमी के बारे में बताता है। एक बात हमेशा याद रखिए, डिफ्लेशन इज बैड, हाई इन्फ्लेशन इज बैड, क्रीपिंग इन्फ्लेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी इस जोन में इंडिया के लिए गोल्डी लॉक जोन कितना है, 2% से लेकर के 6% तक, ठीक है, 2% से लेकर 6% तक का इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन है एंड बेस्ट इन्फ्लेशन है वो, ठीक है। इससे हाई इन्फ्लेशन होगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस, इससे लो इन्फ्लेशन होगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। तो कंटिन्यूड डिफ्लेशन इज नॉट ए साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। दूसरा देखिए, हायर इनकम टैक्स में लीड टू अ लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स अगर हाई है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाएं, ठीक है, और इनकम टैक्स है 5%, तो आपके पास कितने रुपए बचे खर्च करने के लिए, 95 रुपीज़ बच गए खर्च करने के लिए। अब आप इस 95 रुपीज़ को मार्केट में खर्च करेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप 100 रुपये कमाएं और ये जो इनकम टैक्स है वो है 10%, ठीक है। तो आपके पास कितना पैसा बचा, जो पैसा बचा उसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचा ओनली 90 रुपीज़। तो अब आप सिर्फ इस 90 रुपीज़ को लेकर के मार्केट में जाएंगे। 90 रुपीज़ से आप हमेशा क्या कर सकते हैं, कम सामान ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देयर विल बी लेस मनी इन द मार्केट, यानी हायर इनकम टैक्स क्या करेगा, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को प्रोड्यूस करेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, लो इन्फ्लेशन इनकरेजेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। देखिए, लो इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। क्या मैंने आपको बताया कि आपका निगेटिव इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्रमोट नहीं करेगा। बहुत हाई इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन भी, लेकिन जो लो इन्फ्लेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट 102 रुपये हो जाएगा एंड ऑल, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो लोग प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। वेरी हाई इन्फ्लेशन में या फिर डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, जो कंपनीज है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो है वो रिस्क में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, यानी वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स का कि ज़्यादा बिक्री होगा या कम बिक्री होगा एंड ऑल दैट। तो अकॉर्डिंगली उनका इन्फ्लेशन भी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं फिर। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, लो इन्फ्लेशन इनकरेजेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, थर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 ओनली। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। In the context of inflation, consider the following statements. Base effect is the impact of price levels of previous years on the calculation of inflation rate. ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, बेस इफेक्ट का था, इन्फ्लेशन हमेशा हम लोग एक रेट में बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपये का कोई सामान था 2012 में, ठीक है, 2013 में इसका प्राइस हो गया 60 रुपये, तो कितने परसेंट का प्राइस राइज हुआ, 20% का प्राइस राइज हुआ। तो 20% क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। प्राइस बढ़ा कितना है, सिर्फ ₹10 बढ़ा है, सिर्फ ₹10 बढ़ा है, और इन्फ्लेशन कितना है, 20%। फॉर एग्जांपल किसी उसी सामान का जो रेट है 2012 में था 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, 2012 में 100 रुपये था, 2013 में उसका प्राइस हो गया 110 रुपये, 110 रुपये, ठीक है। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, ₹10 का ही प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन कितना होगा, चूंकि 100 रुपये था पहले और अब 110 रुपये हुआ है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन कितना कहा जाएगा, 10%,
ठीक है। प्राइस अभी भी 10 ही रुपये बढ़ा है, लेकिन चूंकि पहले से इसका जो प्राइस 100 रुपये था, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 10% है, लेकिन अभी भी 10 रुपये बढ़ा है, लेकिन पहले से प्राइस 50 ही रुपये था। यानी बेस इसका पहले क्या था, कम था। बेस क्या था, कम था, इसलिए यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ बेस ही हाई था, इसलिए सेम प्राइस इंक्रीज हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करें कि इन्फ्लेशन लो है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यस, बेस इफेक्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो 1 इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड देखिए, डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है उसको समझ लीजिए पहले। आरबीआई है और बैंक्स है। बैंक्स को आरबीआई कहता है कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे उसमें होता है सीआरआर और एसएलआर, ये मेनली है, ठीक है। तो ये क्या होता है नहीं होता है ये सब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सीआरआर मान लीजिए 4% है, बैंक के पास है 100 रुपये, बैंक के पास है 100 रुपीज़, और सीआरआर इज 4%, ठीक है। तो 4% तो 100 रुपये का 4% तो आरबीआई कहाँ जमा कर दिया, ये बैंक कहाँ जमा कर दिया, आरबीआई के पास जमा कर दिया। तो बैंक के पास बचे सिर्फ 96 रुपीज़, 96 रुपीज़ ही सिर्फ बचे। तो अब बैंक मार्केट में सिर्फ 96 रुपीज़ ही लेंड करेगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, मार्केट में चूंकि सिर्फ 96 रुपीज़ ही लेंड किए जाएंगे, तो इन्फ्लेशन क्या हो सकता है यहाँ पर, कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो कैन इंक्रीज इन्फ्लेशन, और यही मान लीजिए कि सीआरआर पहले था 4%, अब सीआरआर कर दिया जाए सिर्फ 2%, यानी आरबीआई को 100 रुपये में सिर्फ 2 रुपये चाहिए। तो बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे, बैंक के पास बच जाएंगे 98 रुपीज़। तो अब बैंक मार्केट में कितना लेंड करेगा, 98 रुपीज़ लेंड कर सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा बढ़ गया यानी इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो जो है आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 ओनली, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं इकोनॉमी का बहुत ही बादशाह तो इंसान नहीं हूँ, ठीक है, बट मुझे ये पता है कि मैं चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि कैसा आपको फील हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है इसको समझ लीजिए। 2011-12 है हमारा बेस ईयर। तो मान लीजिए हम लोगों ने 2011-12 की प्राइस से अपना 2011-12 की प्राइस से इस साल जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट किया 2011-12 की प्राइस से। तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी। मान लीजिए 2024 के प्राइस से, जो अभी प्राइस चल रहा है उसके प्राइस से जब जीडीपी को कैलकुलेट किया तो उसको कहेंगे हम लोग जीडीपी एट करेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस, या फिर नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी नॉमिनल, ठीक है। अब देखिए 2011-12 से लेकर के 2024 के बीच में कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, 2011-12 से लेकर के 2024 के बीच में कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ होगा। तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे हम लोग, तो नॉमिनल जीडीपी को जब रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में चूंकि कैलकुलेट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका जीडीपी इन्फ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, समझ लीजिए। तो देखिए इट इज ए यूनिक इंडिकेटर एज इट कैलकुलेट्स इन्फ्लेशन बाय ओनली मेजरिंग द नॉमिनल जीडीपी। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर के फॉर्मूला में सिर्फ क्या नॉमिनल जीडीपी है, नहीं, नॉमिनल जीडीपी भी है और रियल जीडीपी भी है। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, इट कवर्स लिमिटेड कमोडिटी बास्केट्स फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। नहीं, ये बहुत सारे जो है कमोडिटीज़ को देखता है। तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में बहुत लिमिटेड कमोडिटीज़ देखी जाती है दोस्तों, बट जीडीपी डिफ्लेटर में बहुत ही वाइड स्प्रेड कमोडिटीज़ देखी जाती हैं। तो 2 इज इनकरेक्ट। तीसरा देखिए, इंपोर्टेड गुड्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। तो इंपोर्टेड गुड्स, एक बात ध्यान रखिए, जो गुड्स इंपोर्ट की जा रही है वो क्या इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और जीडीपी का मतलब ही क्या है कि द थिंग्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया,
तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की बात की जा रही है, ठीक है, जीएनपी डिफ्लेटर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्टेड गुड्स को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन एक्सपोर्टेड गुड्स जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, भले कंज्यूम नहीं हुई है, एक्सपोर्टेड गुड्स को इसमें जरूर काउंट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थर्ड भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन है, तो डी, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट ओनली। देख लीजिए, देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है लेस्पियरे इंडेक्स इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स ही नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये फिर आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेस्पियरे इंडेक्स का, लेस्पियरे इंडेक्स। लेस्पियरे इंडेक्स का सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि ये बेस ईयर के आधार पर चीज़ों को कैलकुलेट करता है, बेस ईयर के आधार पर चीज़ों को कैलकुलेट करता है। तो यस, होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी किया जाता है बेस ईयर के आधार पर। बेस ईयर सबका अलग अलग होता है, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो यस, तो लेस्पियरे इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, लेस्पियरे इंडेक्स का ही एक जो अपोजिट वर्जन हो जाएगा जिसमें बेस ईयर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, वो हो जाएगा पास्चे इंडेक्स और फिशर इंडेक्स, ठीक है, पास्चे इंडेक्स और फिशर इंडेक्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये सब नाम आप याद रखिएगा। लेस्पियरे इंडेक्स इतना मन में याद रखिए, यूज टू कैलकुलेट WPI, CPI, IIP एंड इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर के आधार पर। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स फॉल्स, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपने मार्केट बैंक में 100 रुपये जमा कर दिए, पहले 100 रुपये से खरीदे जा सकते थे आपका 5 kg आटा, ठीक है, वैसे तो 5 kg नहीं खरीदा जा सकता अभी, ठीक है। और एक साल के बाद जो है 100 रुपये से खरीदे जा सकते हैं मात्र 3 kg आटा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन ने आपके सेविंग्स का वैल्यू को घटा दिया, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कवर्स ओनली गुड्स इन द इकोनॉमी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ गुड्स को कवर नहीं करता है, एक बात याद रखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों ही आते हैं, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आते हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। देख लीजिए, आइए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बॉन्ड प्राइसेस फॉल व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, बॉन्ड प्राइसेस फॉल व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, ठीक है। फिर देखिए, बॉन्ड्स हेल्प इन कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दोनों को इधर रख लीजिए, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, एकदम याद रखिए आप। इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट घटा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। इन्फ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट, इफ इट इंक्रीजेज देन बॉन्ड प्राइस विल फॉल, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इफ इट डिक्रीजेज देन बॉन्ड प्राइस विल राइज। तो पहला स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए, बॉन्ड्स हेल्प इन कैपिटल प्रिजर्वेशन। देखिए, मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और आपका जैसे आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए बॉन्ड में, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि जो बॉन्ड का जो मेच्योरिटी वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए 90 रुपये में आपने बॉन्ड खरीदा था और बॉन्ड का मेच्योरिटी वैल्यू है 100 रुपीज़। तो यू नो कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये 100 रुपीज़ तो मुझे मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल को कम से कम बचा रहा है, एटलीस्ट कैपिटल को बचा रहा है, ठीक है।
आपको रिटर्न दे या ना दे, बट एटलीस्ट इट इज सेविंग योर कैपिटल। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेवेंथ का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो पहले इसको देखते जाते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि एक होता है पॉपुलेशन विच कैन वर्क, पॉपुलेशन विच कैन वर्क, और एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो जितने लोग काम कर सकते हैं वो सभी लोग एक्टिवली जॉब ढूंढते ही नहीं, पहली बात तो ये है। उसमें से कुछ लोग किसी ना किसी कारण से अभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो बच गए लोग उसको कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मान लीजिए इधर 100 लोग हैं, पॉपुलेशन विच कैन वर्क अगर 100 है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मात्र 60 लोग, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया 60%। ठीक है, अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि इस 60% में मैक्सिमम लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, इसमें भी कुछ लोग जो है अभी अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, 100 में तो नहीं ही होंगे। ठीक है, जो लोग काम ही नहीं कर रहे तो उनको छोड़ दीजिए, जो करना चाहते हैं उसमें भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो जॉब वो ढूंढ रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा, तो अभी वो ब्रेक ले लिए। ठीक है, तो इसका ये भी क्या कहलाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि उनको जॉब मिल रहा है बट वो ले नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इस बात को हटा दीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट बेस्ट सिनेरियो है इकोनॉमी का। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मीन्स नो इश्यू ऑफ स्टोरेज। देखिए बिल्कुल सही बात है। गोल्ड अगर आप खरीदते हैं तो उसको कहीं स्टोर करना होगा, या तो घर में करेंगे तो रिस्क रहेगा, और या फिर आपको बैंक में क्या करना होगा, लॉकर लेके रखना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टोरेज इशू हो गया ना। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, यानी कि वो इशू किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या है कि जैसे 10 ग्राम जितना सोना है, तो सोने का प्राइस मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये में वो आपको 10 ग्राम सोने का बॉन्ड दे देगी। आपके पास गोल्ड नहीं है, सिर्फ 10 ग्राम सोने का बॉन्ड है। अब जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, वैसे ही वैसे आपका इस बॉन्ड का भी प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। ठीक है, फिर जब भी आप बॉन्ड को रिटर्न करने जाएंगे तो आप उस टाइम में गोल्ड का जो भी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है वो आपको गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड को स्टोर नहीं करना है, यू डोंट हैव टू स्टोर द गोल्ड, तो देयर इज नो इशू ऑफ स्टोरेज, तो सेकेंड इज एक्चुअली करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है लाफर कर्व। ठीक है, लाफर कर्व या लैफर कर्व जो है एनालाइजेज द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रिवेन्यू। देखिए थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड के बारे में देखिए, लाफर कर्व ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पहले आपका ये हो गया टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेट, और ये हो गया रेवेन्यू। तो जैसे जैसे टैक्स रेट आप बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। फिर जब आपका एक पॉइंट के बाद जो है, एक पॉइंट के बाद जब इसके बाद जब आप टैक्स रेट बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, सॉरी, देखिए आप रेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, तो रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, इसके बाद जैसे आप रेट बढ़ाएं, इसके बाद आप जैसे रेट बढ़ाएं तो आपका टैक्स रेवेन्यू क्या होना है, नीचे घटना शुरू हो गया। तो यही है लाफर कर्व कि एनालाइजेज द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू, कि शुरू में आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बट आफ्टर ए पॉइंट आप टैक्स रेट और बढ़ाते ही जाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू घटना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज लाफर कर्व। सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। 8 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। या ये सारे कर्व्स का नाम आपको एकदम याद रखना है। लाफर कर्व एनालाइजेज द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू एंड इट्स शेप इज इन्वर्टेड यू, और इधर वाई एक्सिस पर रेवेन्यू रहता है,
एक्स पर रेट रहता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बट वो तो आप तुरंत कर लेंगे। तो 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द रेपो रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल। रेपो रेट का मतलब क्या है कि आरबीआई बैंक को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दे रही है, ठीक है। अगर आरबीआई आपको 6% इंटरेस्ट से बैंक को पैसा दे रही है, तो बैंक 1-2% जोड़ करके 8 या 9% से क्या कर सकता है, मार्केट में पैसा लेंड कर सकता है। अगर आरबीआई ही बैंक को पैसा दे रही है मान लीजिए 8% पर, तो बैंक क्या करेगा, 8% में अपना प्रॉफिट जोड़ करके फिर क्या करेगा, 10% में मार्केट को लेंड करेगा, ठीक है। तो इफ द रेपो रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। एकदम सिंपल सा ही है, इसमें बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इट विल डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ नहीं है। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, ये सब कुछ नहीं। इंक्रीज द टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ नहीं। डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक बात याद रखिए, ये सारी चीजें भी कुछ इनमें से भी कुछ इसमें करेक्ट हो सकता है इनडायरेक्टली, ठीक है। बट वी विल ऑलवेज लुक फॉर द डायरेक्ट ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट चीज है ना, जब आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटाया तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में घटेगा, ये तो एकदम फर्स्ट चीज है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, पढ़िए। इन्फ्लेशन हैज ए निगेटिव इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपके मार्केट इकोनॉमी में बहुत हाई इन्फ्लेशन है, देयर इज हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी क्या है, कॉस्टली हैं, ठीक है। ये इसका एक्सपोर्ट आसानी से नहीं हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई बात। अब चूंकि इन आपके प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, तो बाहर से जो प्रोडक्ट्स थोड़े कम कॉस्टली हैं उनका इंपोर्ट बहुत होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके प्रोडक्ट्स तो कॉस्टली बन रहे हैं, यहाँ पर जो उनका प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत कॉस्टली हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि कॉस्टली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट आसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंट्रीज वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करेंगी जहाँ से उनको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट। प्लस चूंकि आपके प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, तो बाहर से आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करने होंगे जहाँ से भी प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हो, ठीक है। तो इफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई द एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज एंड इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का घटना, इंपोर्ट का बढ़ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये क्या करेगा, निगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, वेंचर कैपिटल मीन्स अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये बिल्कुल सही बात है। वेंचर कैपिटल फंड होता है जो कि आपका एक स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आइए 11th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है और यहाँ उसका कॉजेटिव फैक्टर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत हाई है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे हाई हो सकता है, जो भी उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इन सभी का प्राइस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी रॉ मटेरियल्स वगैरह का प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ गया है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर देखिए कोर इन्फ्लेशन, आपको हमेशा याद रखना है कि एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कुछ भी निकालिए आप, चाहे सीपीआई का भी हेडलाइन होगा इन्फ्लेशन होगा और कोर इन्फ्लेशन अलग होगा। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी हेडलाइन इन्फ्लेशन अलग होगा और कोर इन्फ्लेशन अलग होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि ऑल टू ऑल चीज़ें, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आपने माइनस कर दिया फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ फूड प्राइसेस। कोर इन्फ्लेशन इज एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूड करता है किसको, फूड प्राइसेस को। तो सेकंड क्या है आपका, इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो या
स्क्यूफ्लेशन मीन्स देखिए मार्केट में ओवरऑल प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है वो 5% है, लेकिन कोई एक आधा प्रोडक्ट, मान लीजिए ऑनियन जो है, हमेशा ऑनियन और पोटैटो इसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ऑनियन और पोटैटो का इन्फ्लेशन 40% है, ठीक है। तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्यूफ्लेशन कवर सर्टेन कमोडिटीज ओनली। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। फोर्थ देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपने क्या कर दिया कि आपने लोगों की सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, तो अब सैलरी बढ़ा दी तो उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा, मोर मनी इज चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स इन द मार्केट। इफ मोर मनी इज चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, फिर से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और इस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द वेजेज। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो 11th का राइट आंसर क्या हो गया, 1, 3 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच ऑफ द सिचुएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स के कारण डिफ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, ये समझना है। डिफ्लेशन यानी डिक्रीज इन प्राइसेस। एकदम चीज़ों को पहले सिंपल कर लीजिए, फिर ऑप्शन के पास जाइए। तो डिफ्लेशन यानी डिक्रीज इन प्राइसेस कैसे कैसे होगा, तो इंक्रीज इन फिजिकल डिफिसिट, इंक्रीज इन फिजिकल डिफिसिट। देखिए मेरी बात समझिए, फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है 100 रुपये का, मतलब रिसिप्ट है 100 रुपये का, और गवर्नमेंट जो है खर्च कर रही है 120 रुपये, तभी तो फिजिकल डिफिसिट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट 100 रुपये ही रेज कर पा रही, फिर भी 120 रुपये खर्च कर रही है, तो यहाँ डिफ्लेशन नहीं बढ़ेगा, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा देखिए फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो उस केस में यस, इफ पीपल आर इन्वेस्टिंग लेस, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, डिफ्लेशन बढ़ेगा। तो सेकंड इज एक्चुअली राइट। थर्ड देखिए इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट अर्निंग क्या हो रही है आपकी, हाई हो रही है, एक्सपोर्ट अर्निंग हाई हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा आपका, मतलब देयर विल बी मोर मनी इन द मार्केट ओवरऑल, तो इससे डिफ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ देखिए इंक्रीजिंग इन सेविंग एटीट्यूड, यानी लोग खर्च करने के बजाय पैसे को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। खर्च करने के बाद अगर पैसे को जमा करें तो देयर विल बी लेस डिमांड इन द मार्केट, देयर विल बी लेस डिमांड इन द मार्केट। तो डिमांड कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, यानी डिफ्लेशन हो सकता है। तो यस, फोर्थ इज करेक्ट। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। 13th देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसको देखना और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए द बेस इफेक्ट ऑलवेज एम्पलीफाइज द इन्फ्लेशन लेवल्स इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में बेस इफेक्ट जो है हमेशा इन्फ्लेशन को बढ़ाता ही, ऐसा नहीं है। देखिए अगर 50 रुपये था 2000 मान लीजिए 23 में प्राइस, ठीक है, 2023 में प्राइस था 50 रुपये, ठीक है, और 2024 में प्राइस है 60 रुपये, तो इन्फ्लेशन है 20%, ठीक है। और अगर 2023 में प्राइस है कि 100 रुपये, ठीक है, और 2024 में प्राइस है आपका 110 रुपये, अभी भी 10 ही रुपये बढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन क्या है, सिर्फ 10%। तो बेस इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा भी सकता है, यहाँ देखिए 20% भी कर सकता है, इन्फ्लेशन को घटा भी सकता है, जबकि सेम आपका प्राइस इंक्रीज हुआ हो, ठीक है। तो बेस इफेक्ट डज नॉट ऑलवेज एम्पलीफाई द इन्फ्लेशन लेवल्स, तो पहला तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखेंगे अ सर्टेन डिग्री ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एन इकोनॉमी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक जो बीच का लेवल है, जैसे इंडिया के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन कितना है, 2% से 6%, जिसको बोला जाता है 4% ±2%, ठीक है, 4% ±2%, इतना इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए गुड है, अच्छा है, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट।
तो 13th का राइट आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14th देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को देखिए, द हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज्ड इन नॉर्मल पार्लेंस रेफर्स टू सीपीआई ऑल इंडिया। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग इन्फ्लेशन यूज करते हैं तो वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग जनरली किसको काउंट करते हैं, सीपीआई ऑल इंडिया या फिर सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, इसमें सीपीआई अर्बन प्लस सीपीआई रूरल दोनों जोड़ कर निकालते हैं हम लोग, सीपीआई अर्बन और प्लस सीपीआई रूरल दोनों जोड़ करके हम लोग निकालते हैं सीपीआई कंबाइंड या फिर सीपीआई ऑल इंडिया। तो फर्स्ट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए, सीपीआई ऑल इंडिया असाइंस मैक्सिमम वेटेज टू फूड एंड बेवरेजेज, बिल्कुल सही बात है ये। सीपीआई ऑल इंडिया का आप एक बार चार्ट निकाल करके देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, इनफैक्ट आप एक काम करिए, जस्ट कमेंट कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका डिफरेंट कंपोनेंट्स का वेटेज क्या क्या है। तो सीपीआई के केस में सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका फूड एंड बेवरेज का, डब्ल्यूपीआई के केस में सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ठीक है, बाकी आप बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका वेटेज बताइए, ठीक है, इन द कमेंट। फिर थर्ड देखिए, द बेस ईयर फॉर बोथ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इज टेकन एज 2011। ठीक है, तो ये गलत है, पहला सही दूसरा सही तीसरा गलत है। देखिए, सीपीआई का जो बेस ईयर है, सीपीआई का बेस ईयर है वो है 2012। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। ठीक है, ये इनका कैलकुलेशन का तरीका है, बट ये सीपीआई का बेस ईयर इज 2012, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर इज 2011-12। तो दोनों में से किसी का भी बेस ईयर 2011 नहीं है। तो 14th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स इज द इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज इन द फॉर्मर। यानी ये बोल रहा है कि डब्ल्यूपीआई और प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स में यही अंतर है कि डब्ल्यूपीआई में जो है सर्विसेज इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये गलत है, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होता है, सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड होता है। और ये प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स जनरली इंडिया में नहीं कैलकुलेट होता है। ये जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, अगेन कमेंट करके बताइए टोटल ओईसीडी कंट्रीज का नाम। ठीक है, तो ओईसीडी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंबाइन किए जाते हैं, तो पहला है आपका गलत। दूसरा देखिए, राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बाय फॉरेन कंट्रीज इंक्रीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका टोटल 8 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लिया जाता है, जिसमें रिफाइनरी है, कोल है, क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर है, आयरन एंड स्टील है। ठीक है, तो ये सारे, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, 1 2 3 4 5 6 और भी 2 है, उसको देख लीजिएगा आप, इसको कमेंट करके, और इनका वेटेज क्या क्या है इन द सेम रेशियो, मतलब डिक्रीजिंग रेशियो में या इंक्रीजिंग रेशियो में वेटेज के अनुसार इसको सजाइएगा। बट आप सोचिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब ज़्यादा हो गया है तो बैंक क्या लेंड करेंगे, नहीं करेंगे। प्लस बाहर से भी क्या हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं दूसरे कंट्री, तो बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, बाहर से डिमांड भी नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इन सारे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो दूसरा भी क्या है आपका गलत है। 15th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट को जो जार्गन से आपको सेपरेट करना होगा, तो जार्गन्स यानी जो वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनका बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा तो आंसर करना विल बी वेरी इजी फॉर यू। 16th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा जो है इफेक्टिव होगा इन फाइटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने में क्या क्या इफेक्टिव होगा। देखिए, ईज ऑफ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल, अगर आपके कंट्री में प्याज का प्राइस
बहुत बढ़ गया, 100 रुपये पर के जी हो गया है, ₹100 पर के जी हो गया है, तो आप प्याज इंपोर्ट कर लीजिए, तो प्राइस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज अंडर इन्फ्लेशन। मान लीजिए प्याज का प्राइस 100 रुपीज़ पर के जी है और प्याज एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो उससे अच्छा क्या करो कि उसको एक्सपोर्ट ही बैन कर दो, तो वो प्याज सिर्फ इंडिया में बिकेगा, तो उसका डिमांड क्या होगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। चूंकि प्राइस इन सारे चीज़ों का बढ़ता ही घटता इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, या फिर इनकी होर्डिंग हो जाती है, कुछ लोग इसको पूरा होल्ड करके रख लेते हैं, तो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज हो जाता है। तो उस सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज को जब आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो बहुत सारे जो आपके होलसेलर्स होंगे उनके पास प्याज होगा, ठीक है, तो मार्केट में मोनोपोली नहीं होगी, तो प्राइस क्या होगा, फिर उसका आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 16th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे आपका हेल्प करेंगे इन फाइटिंग इन्फ्लेशन। आइए 17th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में आप समझ लीजिए, स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बहुत बुरा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर रही है और प्राइस भी बहुत बढ़ रहा है। जनरली प्राइस जब बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन जब थोड़ा अधिक होता है, तो उस टाइम इकोनॉमी भी ग्रो करती है बहुत एकदम तेजी से, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि इकोनॉमी भी ग्रो ना करे प्लस प्राइस भी बढ़ते रहे, तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन होता है। दिस इज एक्चुअली वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी। तो इसमें देखिए, स्टैगफ्लेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, पहले पढ़िए। इट हैपेंस व्हेन एन इकोनॉमी फेसेस स्टैग्नेंट ग्रोथ, यानी इकोनॉमी स्टैग्नेट करिए, एज वेल एज परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैगफ्लेशन। क्यों नहीं अफेक्टेड होगी, एक तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही स्टैगफ्लेशन के कारण, प्लस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, स्टैगफ्लेशन रिजल्ट्स इन हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन एंड हाई इन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्शन जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और प्लस क्या है, स्टैगफ्लेशन का मतलब ही है क्या है कि जीडीपी आपकी ग्रो नहीं कर रही, स्टैग्नेट कर रही है और इन्फ्लेशन हाई है। थर्ड एक्चुअली करेक्ट है। 17th का राइट आंसर क्या हो गया, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18th देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वैल्यू ऑफ करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वैल्यू ऑफ करेंसी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन हाई है तो जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ये आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरा बोल रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज कर जाएगा, कि इन्फ्लेशन हाई है तो वैल्यू ऑफ करेंसी विल डिक्रीज, इट इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू टेल मी। वैल्यू ऑफ करेंसी रिमेन्स अनचेंज, यानी वैल्यू ऑफ करेंसी जो है ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यू हैव टू टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग और नन ऑफ द एबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर एंड गिव रीजन। जैसे मैंने हर क्वेश्चन का आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से आप भी विथ रीजन आंसर करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा है वो आप कमेंट में बताएंगे, और लगातार पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे। चलिए, मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।